गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आई होप यू पीपल आर डूइंग वेल। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू योर ओन यूट्यूब चैनल अनअकैडमी गेट MEPIXE यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छी सेहत में हैं। एंड एज वी नो 2020 इज गोइंग टू ओवर। बहुत जल्दी 2020 खत्म हो जाएगा। 2021 का नया साल आने वाला है और जब जब नया साल आता है नई आशाएं, नई उमंगे, नया एनर्जी लेकर आती है। और मैं उम्मीद करता हूं देयर आर सो मेनी 2022 23 के एस्पिरेंट्स हैं, चाहे वो गेट हो या ESC हो। तो उसको लेकर काफी लोगों को डाउट है किस तरीके से प्रिपरेशन स्टार्ट की जाए, किस तरीके से 2 डिजिट रैंक, सिंगल डिजिट रैंक लाई जाए। तो उसके लिए आज हम लोगों ने एक पैनल डिस्कशन रखा है एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे साथ काफी अच्छे अच्छे टीचर्स, मेरे फेलो एडुकेटर्स हैं अनअकैडमी के। मारुत सर हैं, आकाश सर हैं, राजीव सर हैं। First of all, welcome sir, Marut sir, Akash sir, Rajiv sir. Thank you for joining this session. Thank you, Negi sir. Thank you sir. Thank you. Thanks तो a lot, Negi. थैंक यू सर। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आवाज, ऑडियो, वीडियो की पूरी क्लैरिटी है स्टूडेंट साइड से। आप लोगों को कोई ऑडियो वीडियो का कोई प्रॉब्लम नहीं है, उम्मीद करता हूँ। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं सेशन और स्टार्ट करते हैं मारुत सर के साथ। सर, बच्चों को कुछ डाउट होता है कि सर सही टाइम क्या है प्रिपरेशन स्टार्ट करने का। जैसे अभी हम लोग काफ़ी बच्चे हैं जो गेट 2022 के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे होंगे। देयर विल बी सो मेनी स्टूडेंट्स हु वांट्स टू प्रिपेयर फॉर गेट 2023। तो आपको क्या लगता है सर कि क्या सही टाइम रहता है जहां पर बच्चा अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करे? सर, ओवर टू यू। थैंक यू सर, निकी सर। जैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मुझे लगता है कि गेट एक ऐसा, आज की तारीख में गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज ये एक इस तरह का इंटेंस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बन गया है कि कम से कम बिगिनर्स को 6-7 महीने तो लग जाते हैं स्ट्रक्चर को समझने में, बेसिक्स को स्ट्रांग करने में, क्योंकि कॉलेजेस में बहुत बहुत अच्छे लेवल पर चीजें नहीं हुई होती हैं। बिल्कुल सर। तो 6-7 महीने तो बिगिनर्स को, जो पहली बार शुरुआत कर रहे हैं तैयारी करने की, उनको 6-7 महीने तो लग जाते हैं सिर्फ अपने बेसिक्स को स्ट्रांग करने में और दुनिया को समझने में कि चल क्या रहा है। बिल्कुल। तो इसलिए जो लोग ये सोचते हैं कि नहीं, मैं सीधे फाइनल ईयर में जाके एक बार में प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा और एक बार में ही इस पार से उस पार कर दूंगा, आज की तारीख में ये लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो चुका है। I mean, जब हम लोगों ने गेट की प्रिपरेशन की थी तब तो यही था और शायद यही एक रूटीन या एक पैटर्न था कि लोग थर्ड ईयर तक तो सोचते भी नहीं थे तब। लेकिन आज जिस तरह का कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, उसमें 2 साल पहले से अगर आप शुरू करते हो तो शुरू के 6-7 मंथ्स यू कैन मेक योर बेसिक्स स्ट्रांग, यू कैन मेक योर सब्जेक्ट्स लाइक मैकेनिक्स, सोम, FM, थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफर, ये बेसिक वाले जो सब्जेक्ट्स हैं इनको स्ट्रांग कर सकते हो। तो धीरे धीरे फिर आप उस क्राउड में आ जाते हो जो रैंकर्स की क्राउड होती है। बिल्कुल सर। तो मतलब कुल मिला के मारुत सर जो बोलना चाह रहे हैं, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो स्टार्ट कर दीजिए अपनी प्रिपरेशन, आज से स्टार्ट कर दीजिए। आकाश सर, मैं आपके पास आऊँगा सर। काफ़ी टाइम, मतलब बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ये डाउट होता है कि सर हम पहले क्लासेस करें या स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करें पहले। मतलब आप समझ रहे हैं सर, बच्चों को ना ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि सर हमारे पास स्टैंडर्ड बुक्स तो हैं और काफ़ी टीचर से हम यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं या अनअकैडमी प्लस पर पढ़ रहे हैं या अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमारी अप्रोच क्या रहनी चाहिए कि पहले हम लोग स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करें, फिर टीचर के लेक्चर्स पढ़ें या टीचर के लेक्चर्स पहले देखें फिर स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ें। तो सर इस पर आपका क्या ओपिनियन है सर? हाँ, मेरा भी मतलब एक बहुत ही बेसिक, जैसे मैं अपनी टाइम सर। की स्टोरी थोड़ी सी सुनाता हूँ। जी सर, जी सर। हम तैयारी करते थे तो कॉलेज में तो ज्यादा नॉलेज होती नहीं थी। जी ये सर। सबकी हालत रहती है। जी सर। कॉलेज में एक ऐसा पार्ट रहता है जिसमें आप मस्ती कर रहे हो। जी सर। एक कहीं ना कहीं फंडामेंटल आपको बहुत जरूरत पड़ती है। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा बुक को बिल्कुल ही अवॉइड कर दो। बुक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेशली कुछ जैसे हमारी स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, जैसे थर्मो की पीके नाक हो गई। जी सर। अगर आप वो सॉल्व नहीं करोगे तो जी आप सर। कैसे निकालोगे इंजीनियरिंग सर्विस का मेंस या जी फॉरेस्ट सर। सर्विस का मेंस? आप नहीं निकाल सकते। जी सर। सेम अगर आप किसी और में से आप कल्पक जैन नहीं पढ़ते प्रोडक्शन में, तो आपको प्रॉब्लम्स आती कई बार, जी क्योंकि सर। सारी कंटेंट अवेलेबल। लेकिन अगर आपके पास एक अच्छा गाइड है, अगर आपको अच्छे मेंटोर्स मिल रखे हैं, जी जैसे सर। अनअकैडमी पे इतने अच्छे अच्छे एजुकेटर्स जी सर। हैं हमारे साथ, सारे इतने बड़े बड़े लोग हैं, जी सर। तो अगर आपको उनकी गाइडेंस मिल रखी है, आप प्रॉपरली नोट्स बना रहे हो, प्रॉपर टाइम पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो आपको बहुत बेनिफिट होता है। ये सब चीजों का आपको जो टाइम पीरियड होता है ना, वो कम हो जाता है। मतलब
कोचिंग मेरे ख्याल से जो हम लोग यहाँ पर एजुकेशन देते हैं ऑनलाइन में, आपको कहीं भी कहीं कुछ मिलती है, तो मेन ये होता है कि आप उसको ना रिपीटेशन मोड में मतलब ना करके कि आप इसको भी ट्राई कर लो, इसको भी ट्राई कर लो। मेरे हिसाब से रहता है कि आप एक प्रॉपर मेंटरशिप में रहते हुए अपने टाइम को रिड्यूस करो। बिल्कुल तो आपका जो टाइम पीरियड का फ्रेम है वो कम हो जाता है। स्पेशली थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के लोग जो है उनके लिए बहुत क्रिटिकल हो जाता है। फोर्थ ईयर के बाद अगर आपको तब समझ में आता है कि आपको क्या करना चाहिए था, तो काफी लेट हो जाता है, बहुत लेट हो जाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो बिल्कुल सही बोला आकाश सर ने कि बेसिक्स बुक्स तो बेटा आपको फॉलो करनी ही पड़ेंगी, और अगर आप किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस में तैयारी कर रहे हैं तो 100% काफ़ी अच्छे तरीके से आपकी एक सिस्टमैटिक वे में तैयारी हो जाती है। बिल्कुल सही बात है सर ने जो बोला है। राजीव सर आपके पास आऊँगा सर। अभी सर जैसे कई बार ना बच्चों को डाउट रहता है, मतलब मेरे पास पर्सनली कई बच्चों के मैसेज भी आए हैं कि सर मान लीजिए हम लोग गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सपोज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट, तो इंजीनियरिंग सर्विसेज की जो प्रिपरेशन होती है वो कितनी अलग होती है, कहाँ किस हद तक अलग होती है, या कुछ ऐसा है कि गेट इंजीनियरिंग सर्विसेज के सिलेबस का सबसेट है, या इसके बारे में, या आप लोग जो पढ़ाते हो, मान लो अभी आप लोग 2022 का बैच इवॉल्व बैच लॉन्च कर रहे हैं, आप गेट 2023 का बैच एसेंट बैच लॉन्च कर रहे हैं, तो उसमें गेट लिखा है, बट वी आर पर्टिकुलरली प्रिपेयरिंग फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज, तो क्या हम इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं कि हमारी इंजीनियरिंग सर्विसेज की प्रिपरेशन भी कवर हो जाए? तो सर आपका ही आज से सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है मटेरियल साइंस, तो सर इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? सर आपका म्यूट है सर। I totally agree with you, sir. The way you said that, if that gate is subset of EAC, I agree, sir. मैं मतलब पूरे तरह से सहमत हूँ आपसे। See, अगर गेट को देखें सर तो टोटल 65 क्वेश्चंस आते हैं, और अगर स्टार्ट करें तो 1947 में लाइक वी हैड इंजीनियरिंग कॉलेजेस, और 47 से लेके अभी तक तो बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, और 1987 में गेट का मैकेनिकल स्टार्ट हुआ था, 1987। जी सर, जी सर। ऑलमोस्ट 33 इयर्स बीत चुके हैं। तो अगर गेट को स्पेसिफिकली देखें तो जो भी सिलेबस है, उस सिलेबस का कोई भी सब्जेक्ट उठा लीजिए आप, उसका कोई सा चैप्टर उठा लीजिए, उस चैप्टर का कोई सा भी टॉपिक उठा लीजिए, क्वेश्चंस सब जगह से इन 33 इयर्स में पूछे जा चुके हैं। जी सर। देयर इज नथिंग लेफ्ट। सो स्टूडेंट्स को मेरे हिसाब से सबसे पहले क्या करना चाहिए सर, कि गेट के लिए प्रिपरेशन काफी स्ट्रांगली करना चाहिए, उससे इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन का फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाएगा। जी सर। हाँ, undoubtedly sir, there is a difference in gate syllabus and engineering service examination syllabus, but not in manufacturing engineering. ओके ओके ओके। तो जब से उन्होंने सर ये अभी एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग ऐड कर दिया है, तो गेट और के सिलेबस में मैन्युफैक्चरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई डिफरेंस गेट और ईएससी के सिलेबस में अब नहीं रहा। हाँ, जो एग्जाम में उनका क्वेश्चन पूछने का तरीका है उसमें फर्क रहता है। ईएससी में अगर हम देखें तो अब तो वो भी काफी न्यूमेरिकल्स पूछ रहे हैं, इवन प्री में, तो वो रेशियो रहता है लाइक 40% न्यूमेरिकल, 60% थ्योरेटिकल क्वेश्चन। गेट में जाएंगे तो 90% ऑफ द क्वेश्चन क्या होता है हमारा, न्यूमेरिकल होता है, 10% क्या होता है, थ्योरेटिकल होता है। तो अगर हम गेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अपने आप पैरेलली हमारे पास ईएससी के लिए फाउंडेशन बनते जा रहा है। ओके। दूसरी बात सर, 15 मार्क्स का क्वेश्चन तो मिनिमम गेट में आता ही है प्रोडक्शन से। बिल्कुल। तो बच्चों को चाहिए कि स्टार्ट से ही, और प्रोडक्शन एक वास्ट सब्जेक्ट है, तो स्टार्ट से ही उसके ऊपर फोकस करे वो। बिल्कुल बिल्कुल, हमने स्टार्ट भी किया है इंजीनियरिंग मटेरियल्स के साथ। जी सर। तो मेरे हिसाब से आपने जो कहा कि ये सबसेट है गेट ईएससी का, मैं उससे पूरा एग्री करता हूं। और जो बच्चे इवन गेट के साथ पैरेलली ईएससी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, उनके लिए भी जो आज ये बैच हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, लाइक बाय इवनिंग वी आर स्टार्टिंग दिस, सो दिस इज गोइंग टू बी अ ग्रेट मींस प्लेटफॉर्म टू मेक द फाउंडेशन फॉर ईएससी। चाहे वो गेट 20 ईएससी 22 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या 23 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, इट इज गोइंग टू हेल्प देम अ लॉट। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो बेटा मेरे ख्याल से आपके काफी हद तक डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। जो आपको डाउट्स थे कि सर अगर हम इस बैच को ज्वाइन करते हैं तो क्या हम लोगों को ईएससी की प्रिपरेशन भी पैरेलली हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है बेटा। अगर आप राजीव सर आज से 6 बजे से मटेरियल साइंस स्टार्ट करें, अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं, इफ यू आर ज्वाइनिंग दिस बैच 100% साइमल्टेनियसली यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द इंजीनियरिंग सर्विसेज आल्सो, उसके लिए आपको चिंता नहीं करनी है। जहां तक प्री में पेपर 1 की बात है तो आप उसके लिए आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। बहुत एक्सपर्ट हैं, सौरभ पांडे सर हैं, उनकी टीम है, वो बिल्कुल आपके लिए जो जनरल साइंस वाला और अदर टॉपिक्स वाला है वो बिल्कुल आपके लिए लेकर आने वाले हैं। उसके कोर्सेज भी स्टार्ट बहुत जल्दी होने वाले हैं।
चलिए मारुत सर के पास चलते हैं। सर मतलब बच्चों को ना ये होता है, अब जैसे सर गेट का एग्जाम है, तो गेट के एग्जाम में उनको किस चीज पर फोकस करना चाहिए? मतलब कॉन्सेप्ट्स उन्होंने बिल्ड कर लिए, तो प्रैक्टिस का कितना इंपॉर्टेंस है, क्विजेस का कितना इंपॉर्टेंस है? बिकॉज सर पता है कई बार बच्चों को ये चीज होता है कि सर कॉन्सेप्ट तो हम आप लोगों से यूट्यूब पर सीख ही रहे हैं, तो प्लस पे क्या एक्स्ट्रा? तो इसके बारे में सर आपका क्या ओपिनियन है? आ, बहुत ही मतलब रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा है सर ये, क्योंकि ये मुझे लगता है जितने बच्चे यूट्यूब पर क्लासेस कर रहे होते हैं उसमें से 90% स्टूडेंट्स के मन में कहीं ना कहीं ये बात होती है कि मोर और लेस यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, तो प्लस क्यों, बिल्कुल प्लस पे ऐसा क्या मुझे मिल जाएगा? मेरे हिसाब से बहुत सारे बच्चे जो नहीं अफोर्ड कर सकते, उनको तो मैं अब भी कहता हूँ कि भाई देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है जो अवेलेबल नहीं है। बस ये है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको ढूंढना पड़ेगा, कुछ टॉपिक्स मिसमैच हो जाएंगे, कुछ टॉपिक्स इधर से उधर हो जाएंगे। मतलब यूट्यूब पे आपको बहुत स्ट्रक्चर्ड गाइडेड प्रोग्राम्स नहीं मिलेंगे, और उसकी वजह ये है कि जनरली एजुकेटर्स या फिर इंस्टीट्यूट्स कमिटेड नहीं होते, बिल्कुल क्योंकि वो किसी किसी को एनरोल नहीं कर रहे होते हैं, किसी का एडमिशन नहीं ले रहे होते हैं। बिल्कुल इट्स लाइक कि पार्क में सरकार ने कुछ चीजें लगा दी, आप जिम करो जाके, ना करो आपकी मर्जी, वो फ्रीली एक्सेसिबल है। बिल्कुल लेकिन फिर भी किसी को अगर बॉडी बिल्डिंग करनी है, अगर फिट रहना है, तो एक अच्छे ट्रेनर की गाइडेंस जाके लेनी होती है और जिम में जाके एनरोल करना होता है। बहुत सारे पार्क हैं जहां पर बहुत सारे ऐसे एसेसरीज लगे हुए, लेकिन उसके बाद भी जिम जाना होता है। क्यों? क्योंकि जब तक एक पर्सनल टच आपको नहीं मिलता है, जब तक एक गाइडेंस, एक मेंटोरशिप आपको नहीं मिलती है, तब तक कहीं ना कहीं चीजें बहुत रैंडम रहती हैं, और आपके सेल्फ मोटिवेशन के फ्लक्चुएशन के हिसाब से चीजें भी फ्लक्चुएट होती रहती हैं। तो वहां पर आपको एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिल जाता है, क्विजेस मिल जाते हैं, सीक्वेंशियल वे में आप पढ़ते रहते हो एक सब्जेक्ट। मतलब कुल मिला के आपको प्लानिंग की चिंता नहीं करनी होती है, आपको सिर्फ पढ़ने की चिंता करनी होती है। बिल्कुल इतने बजे क्लास है, मुझे क्लास में जाके बैठना है। अब जो ओपन है उसके साथ क्या है कि सर, जैसे हमारा चैनल है लेट्स क्रैक गेट एंड ईएसी मैकेनिकल, बिल्कुल सर या फिर ये चैनल है अनअकैडमी गेट MEPI एंड बिल्कुल XC, बिल्कुल सर तो यहाँ तो सारे सब्जेक्ट्स चल रहे हैं ना साइमल्टेनियस। बिल्कुल तो आज बच्चे का मन किया कि आज मैकेनिक्स पढ़ते हैं, फिर 2 दिन बाद वो मैकेनिक्स से बोर हो जाएगा, फिर उसको लगेगा कि यार अब आज सोम पढ़ते हैं, है ना? तो कहीं ना कहीं जब आप एक बैच ज्वाइन करते हो, एक सीक्वेंशियल शेड्यूलिंग को फॉलो करते हो, एक गाइडेंस को फॉलो करते हो, तो उसका असर जरूर पड़ता है। बिल्कुल तो ये सर बिल्कुल सर differences हैं, हमेशा रहेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल मतलब सर मारुत सर मेरा भी पर्सनली यही ओपिनियन है, काफ़ी हद तक हमारे ख़्यालात मिलते हैं। और देखो बेटा, जब कोई चीज़ें फ्री में अवेलेबल होते हैं ना, तो कहीं न कहीं ये हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम उसको उतनी वैल्यू नहीं देते और काफ़ी हैपेज़ार्ड वे में है। मैं बार-बार आप लोगों को बोलता हूँ, अगर 50 चीज़ें सही हैं अवेलेबल, तो 100 चीज़ें गलत भी हैं, और अगर आप गलती से उन गलत चीज़ों में पड़ गए, तो हो सकता है कि आपका फ्यूचर खतरे में पड़ जाए। तो मैं आपको कुल मिला के वही सजेस्ट करूँगा, जैसा कि सर ने बोला, अगर आपको एक पर्सनल गाइडेंस में, पर्सनलाइज वे में, सिस्टमेटिक वे में प्रिपरेशन करनी है, तो 100% आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म, जो भी आपकी इच्छा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और एक प्रॉपर वे में तैयारी कर सकते हैं, अगर आपको एक अच्छी रैंक लानी है गेट 2022 या गेट 2023 में। चलिए आकाश सर के पास सर चलते सर हैं। सर जी सर सर। सॉरी फॉर इंटरप्टिंग। जी सर। एक चीज और मैं ऐड करना चाहता जी हूँ सर। कि आज तो मतलब जैसे 1 साल बाद हम बच्चों को कन्विंस करते थे, तो कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट फैक्टर का इशू था, कहीं ना कहीं ये था कि भाई अनअकैडमी पर उतनी चीजें बिल्कुल हैं या नहीं है, बिल्कुल दूसरे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स में ये फैकल्टीज थे, ये फैकल्टीज हैं। लेकिन आज तो मैकेनिकल में मतलब कोई कोई खड़ा ही नहीं हो सकता है अनअकैडमी के आगे। ऐसे धुरंधर नाम, ऐसे धुरंधर फैकल्टीज हैं कि एक एक सब्जेक्ट में उठा लो, अनमैचेबल, और मतलब जिस डेप्थ में लेके जाते हैं, तो आज तो ये ट्रस्ट फैक्टर और ये कंफ्यूजन भी नहीं है। बिल्कुल बच्चे को सबसे इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के नाम अगर मैकेनिकल में देखने हैं, तो फिर कोरा पे जाके देख लो, सोशल मीडिया पे, या वहां जहां भी जाके देख लो, या फिर बच्चों को मैं सजेस्ट करूंगा कि अनअकैडमी पे ही जाओ, और ये जितने फैकल्टीज आपके सामने बैठे हैं,
इनके प्रोफाइल में जाके आपको डेडिकेशंस दिखेंगे। वो डेडिकेशंस जाके पढ़ो, आपको बहुत कुछ रियलाइज़ होगा कि किस तरह से हम हेल्प कर रहे हैं स्टूडेंट्स को बिल्कुल सर। और कहीं न कहीं एक स्ट्रक्चर्ड वे में चीज़ें हो रही हैं। तो ऑफ कोर्स बेनिफिट तो है बच्चों को। बिल्कुल सर। थैंक यू सर एंड सॉरी फॉर इंटरप्टिंग हाँ, नो, अगेन। नो, 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 नो इश्यू सर। आकाश सर मैं आपके पास आता हूँ सर। सर बच्चे ना मतलब थोड़ा-सा बच्चों को ना सर रिवीज़न को लेकर काफ़ी डाउट रहता है। सर मैं फ्रैंकली बताता हूँ, मेरे पास बहुत बच्चे मैसेज करते हैं, बताते हैं कि सर मैंने 8 सब्जेक्ट कर लिए, 10 सब्जेक्ट कर लिए। तो मैं उनसे पूछता हूँ आपने रिवीज़न कितने सब्जेक्ट का किया? नहीं सर रिवीज़न तो अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो ये रिवीजन स्ट्रेटेजी के बारे में कुछ बताइए सर। आप तो टॉप रैंकर हैं, तो आप आपसे बढ़िया बच्चों को कोई गाइड नहीं कर सकता कि क्या टाइम होता है रिवीजन करने का या साइमल्टेनियसली करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए? आकाश सर ओवर टू यू। थैंक यू सर। एक्चुअली मैं मतलब रिवीजन का आपने जैसे बात करी ना, ये एक बहुत ही बड़ा डाउट है, कॉमन डाउट भी है और जी बड़ा सर। अच्छा डाउट भी जी है। सर। और इसमें मैं पिछला वाला क्वेश्चन भी थोड़ा ऐड कर देता हूँ। जी सर। ये लोग जैसे बोलते हैं कि यूट्यूब पे ये चीजें मिल जाएंगी, हम उसको लिख लेंगे एंड देन हम उसको मतलब आगे ले जाएंगे। प्रॉब्लम वहां नहीं, प्रॉब्लम ये आती है यूट्यूब में क्या प्रॉब्लम रहती है कि एक तो आपका स्ट्रक्चर नहीं बनता, दूसरा आपका स्ट्रैटेजी नहीं बनता है वहां पे। बिल्कुल। हाँ, चीजें तो रहती हैं, चीजें मिल जाएंगी आपको, ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, टॉपिक आपने इकट्ठे कर लिए। इसको जैसे हम कहते थे हमारी एक जब हम लोग तैयारी करते थे, हमारा सारा एक पूरा गैंग रहता था। जी तो सर। सारे ब्रांच के अलग-अलग सिविल का है, इलेक्ट्रॉनिक्स का है। सबसे ज़्यादा तो हमें स्ट्रगल करते थे, इलेक्ट्रॉनिक्स में बड़ी परेशानी रहती थी, बड़ी मेहनत करते थे। तो हम ये बात कहते थे कि असली में सब्जेक्ट और टॉपिक इज़ लाइक मोती, पर ये मोती ना बिखरे हुए हैं और हाँ, हमारी एक ऊपर वाली पॉकेट में एक मोती हम रखते हैं, जैसे ही दूसरा मोती लेने जाते हैं, वो मोती पहले वाला गिर जाता है। इसका मतलब है जैसे ही आप सब्जेक्ट को पढ़ लेते हो और छोड़ देते हो काफ़ी टाइम के लिए और दूसरा सब्जेक्ट जब आप उठाते हो और उसको पढ़ते हो, आपको लगता है अब तो मुझे आ गया, मैं तो सब्जेक्ट का चैंप बन गया। आपने जेब में रखा, आपको पता नहीं है आपका पिछला वाला मोती गिर चुका है, मतलब पिछला बिल्कुल। सब्जेक्ट गया। तो रिवीजन के बिना तो आज तक ना किसी ने निकाला है, ना आगे निकाल पाएगा। और वही डिफरेंस क्रिएट होता है जब आप अनअकैडमी के मतलब प्लस प्लेटफॉर्म पे आते हो कि यहाँ पर आपको इतने अच्छे टीचर्स मिलते हैं, वो आपको प्रॉपर नोट्स देते हैं डिफाइंड टाइम में और आपको कंटिन्यूअसली रिवीजन स्ट्रैटेजीज डिफाइन करते रहते हैं। मेरे ख्याल से मैंने देखा है काफ़ी लोग करते रहते हैं कंटिन्यूअसली और मैं भी यही चीज़ बताता रहता हूँ कि यार देखो रिवीजन का सिंपल फंडा है। आपका 3 महीने हो गए आपकी तैयारी में, उसके बाद आपका हर महीने रिवीजन स्टार्ट हो जाना चाहिए पिछले सारे सब्जेक्ट का। 1 बाय 1 बाय 1 बाय 1 मतलब आपके कम से कम नहीं तो 2 या 3 रिवीजन होने चाहिए, जब आप एग्ज़ाम देने जाने वाले हो। लोग इसको थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं मानते, अपने टाइम पे हम लोग तो 3-3 4-4 5-5 बार भी रिवाइज़ कर लेते थे। बिल्कुल। रिवीजन का टाइम रिड्यूस होता रहता है जैसे आप नंबर ऑफ रिवीजन बढ़ाते जाते हो। बिल्कुल सर। देन आपकी रैंक को कोई नहीं रोक सकता, फिर तो कोई चांस ही नहीं कि वो रैंक को रोक दे। क्योंकि रैंक कोई ऐसे कोई अलग से तो आती नहीं, सब नॉर्मल लोग होते हैं, बस एक ही रहता है स्ट्रैटेजी सही रहती है, बिल्कुल। गाइडेंस अच्छी मिलती है और उसी के लिए मैं कहता हूँ कि यहाँ पर आज जैसे अभी मारूफ सर ने बोला सारे धुरंधर लोग तो आ ही गए कोरा-वोरा के साथ। तो ये फैक्ट भी है, बहुत अच्छे फैकल्टी है और सबका कोई ना कोई एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट ज़रूर एक्सपर्टी होता है। बिल्कुल सर। और मेरे को लगता है कि आप वो एक्सपर्टीज़ ज़रूर उनसे पढ़ो, आपको खुद टेस्ट फ़ील हो जाता है। हाँ, आपकी फ्रीक्वेंसी अगर किसी फैकल्टी से अच्छी बन जाती है, तो आप और सब्जेक्ट भी कंटिन्यू कर सकते हो, पर उनका 1-2 सब्जेक्ट तो एक्सपर्टी रहता ही रहता है और वो तो ज़रूर करना चाहिए। बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच सर। आपने एकदम सही पाथ में गाइडेंस किया और बहुत ही अच्छी एनालॉजी दी ये मोती वाली, मतलब पर्सनली मुझे भी काफ़ी अच्छी लगी सर। और बेटा जैसा कि सर ने बताया रिवीजन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, आप इसको एंड तक मत लेकर जाओ। मतलब कई बार ऐसा होता है कि बच्चे छोड़ देते हैं कि पहले पूरा सिलेबस कर लेंगे, फिर पता चलता है कि रिवीजन तो हुआ ही नहीं और वहाँ पर उनका कॉन्फिडेंस लैग हो जाता है। तो जो लोग 2022 और 2023 की प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं, इस नए साल में एक रेज़ोल्यूशन लेने वाले हैं कि भई हम लोगों को गेट एग्ज़ाम या ईएससी एग्ज़ाम क्रैक ही करना है और मैं चाहूँगा कि जितने भी लोग अभी लाइव देख रहे हैं, इस नए साल में कुछ इस तरीके का रेज़ोल्यूशन लो कि हमको अपनी लाइफ़ को फ्यूचर में जाकर बेटर बनाना है। तो बेटा आप रिवीजन को अपने प्रोसेस में रखिए, कंटीन्यूअस प्रोसेस में रखिए। राजीव सर मैं अब आपके पास आना चाहूँगा सर। सर मैं बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ। बच्चे जब स्टार्ट करते हैं ना सर, आज एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है सर हम लोगों का। वी आर स्टार्टिंग इवॉल्व बैच फॉर गेट 2022। आपको घबराने की जरूरत नहीं बेटा, नाम ही सिर्फ गेट है। मुझे पूरा पता है जितने भी लोग पढ़ाने वाले हैं वो हर चीज कवर करेंगे, तो आपको उसकी चिंता नहीं करनी। या फिर सर एसेंट बैच स्टार्ट हो रहा है गेट 2023 के लिए। तो सर जब लोग स्टार्ट करते हैं ना सर, बहुत ही मोटिवेशन के साथ करते हैं एकदम, मतलब अब तो फोड़ देंगे और बस अब हो गया। लेकिन आप देखोगे सर धीरे धीरे उन लोगों का मोटिवेशन लेवल कहीं ना कहीं बच्चों का डाउन होता है।
तो इस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे कि कंटिन्यूअस कैसे ये लोग मोटिवेट रह सकते हैं, हमारे स्टूडेंट्स लोग? सर बहुत ही जबरदस्त आपने ये क्वेश्चन उठाया है और एक कॉमन प्रॉब्लम है। जैसे ही बच्चे स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन, कहीं ना कहीं से एक मोटिवेशन फैक्टर उनके पास रहता है कि चलो फलाने सीनियर ने गेट का प्रिपरेशन किया, अच्छा रैंक लेके आया, या फिर उन्होंने लाइक हमारे सेमिनार्स अटेंड किए। कहीं ना कहीं से एक मोटिवेशन फैक्टर उनके पास आता है, वो काफी मोटिवेटेड रहते हैं और कहते हैं यस वी विल स्टार्ट। सिलेबस देखते हैं, स्ट्रेटजी को समझते हैं शुरुआती दिनों में 2-3 दिन लगा करके, और फिर उन्हें लगता है कि यस वी विल डू इट, और काफी मोटिवेटेड रहते हैं। प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाता है, कुछ दिन बीतता है, फिर धीरे 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 उनका मोटिवेशन लेवल डाउन होने लगता है, और उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। मतलब देयर आर लाइक इनफाइनाइट नंबर ऑफ रीजंस कि उनके मोटिवेशन लेवल डाउन होंगे ही। और ये क्या है सर, मतलब ह्यूमन नेचर है कि वी कैन नॉट स्टे मोटिवेटेड एवरी सिंगल डे। यस सर। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। यस सर। ये हो ही नहीं सकता है, चाहे वो विराट कोहली हो, MS धोनी हो, नेगी सर हो, राजीव सिंह हो, कोई भी हो ना। बिल्कुल। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू स्टे मोटिवेटेड एवरी सिंगल डे। हमारे साथ भी होता है ना, पढ़ाना स्टार्ट किया तो फुली मोटिवेटेड है, कुछ ऐसा हो जा सकता है अपने साथ कि अब डिमोटिवेट हो जाए, तो फिर वो एनर्जी, वो लगन नहीं रहेगी पढ़ाने में। एक बिजनेसमैन के साथ भी होता है, स्टार्ट किया बिजनेस, एकदम बढ़िया चल रहा है, फुल्ली मोटिवेटेड होकर काम कर रहा है, धीरे 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 वो मोटिवेशन लेवल डाउन होने लगता है। और ये सबसे बड़ा पत्थर है उस गेट तक पहुंचने का, वो बीच में लगा हुआ। बच्चे वहीं से गड़बड़ होने लगते हैं। इसके लिए सर करना ये होगा बच्चों को, जैसा मैंने कह ही दिया कि दिस इज ह्यूमन नेचर टू रिमेन बिल्कुल सर। मोटिवेटेड एवरी सिंगल डे। वी हैव टू गेट डीमोटिवेटेड ड्यू टू सम रीजन। हो गया, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई, ऐसा भी हो सकता है कोई कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आया और डिमोटिवेट, यार ये नहीं हो रहा है, आगे वाला कैसे होगा। तो व्हाट आई से कि मोटिवेशन अलोन विल नॉट टेक यू टू दैट सक्सेस दैट यू वांट। नो, along with motivation you will have to have another factor within you, that is discipline. बिल्कुल। मोटिवेटेड रहने के साथ साथ आपको डिसिप्लिन रहना होगा। ये दोनों मतलब आपके गहने हैं, आपको साथ में लेके चलना होगा, मोटिवेशन, डिसिप्लिन। आप जिस दिन मोटिवेटेड नहीं है उस दिन आपको डिसिप्लिन रहना होगा कि यार ठीक है, आज मतलब मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, तो चलो यार टाइम वेस्ट हो रहा है, तो वो मोटिवेशन खत्म। उस दिन नहीं, उस दिन सोच लेना है कि नहीं, मेरा ये डिसिप्लिन है। अनुशासित रहते हुए अगर हमने समय निकाल के रखा हुआ है कि सुबह 6 से 9 तक हमें मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन लगाने हैं, तो आप मोटिवेटेड रहे ना रहे, कोरोना हो जाए या कुछ भी हो जाए, डिसिप्लिन को मेंटेन करते हुए आपको उस दिन भी बैठ के पढ़ाई करनी है। इसीलिए मैं बच्चों को कहता हूं सर कि मोटिवेटेड रहो। जिस दिन मोटिवेटेड नहीं रहोगे उस दिन तुम डिसिप्लिन रहो, और जिस दिन तुम मोटिवेटेड हो उस दिन तो किसी की जरूरत ही नहीं है, उस दिन खूब बैठ खूब मेहनत करोगे। लेकिन बच्चे कहीं ना कहीं यही डैमेज होते हैं, और ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो उनको दिमाग में बिठा लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो मतलब अभी जो आने वाला गेट है, लोग सोचेंगे ठीक है यार अभी तो नेक्स्ट ईयर फरवरी में आएगा ना। नहीं 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 नहीं, ये टाइम जो सर बीतता जा रहा है ये कभी वापस नहीं आने वाला है। और बिल्कुल इससे सर। अच्छा कोई गिफ्ट नहीं मिल सकता है जो टाइम आपके पास है। और दूसरी बात ये है कि ये बहुत बड़ा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, मतलब ये टाइम जो बीत गया वो तो आएगा नहीं। आएगा नहीं। अब कंपटीशन में बच्चे आगे निकलते चले जाएंगे, तो आप जिस दिन जैसे आज स्टार्ट कर रहे हो प्रिपरेशन, आज बहुत बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं सर। हमें एक्चुअली बिल्कुल मेरे पास बिल्कुल सर। मैसेज में मैसेज आ रहा है कि सर जी सर। लाइक आई एम ज्वाइनिंग द बैच, आई एम ज्वाइनिंग द बैच, आई एम ज्वाइनिंग द बैच। आई सेड गुड, बट टू ऑल ऑफ देम आई वांट टू से वन मोर थिंग कि ठीक है तुम 7 दिन फुली मोटिवेटेड हो रहा, 8वें दिन अगर तुम गए तो 8वां दिन का तो पूरा तुम्हारा समय बर्बाद हो गया। उस दिन तुमसे कितने लड़के आगे निकल जाएंगे। और 2 मार्क के फर्क से मरुत सर बहुत अच्छा आपको बताएंगे, 2 मार्क के फर्क से रैंक में क्या डिफरेंस चला जाता है, 1 नंबर के डिफरेंस से रैंक में क्या डिफरेंस चला जाता है, बहुत अच्छे से सर बता सकते हैं। सर ने मतलब उसकी एक बार एनालॉजी मुझे दिखाई थी, मैं बिल्कुल। मतलब खुश हो गया था एक्चुअली। तो इसलिए बच्चों जिस दिन आप डीमोटिवेटेड हो, अपने आप को छोड़ो मत, पढ़ाई को छोड़ो मत, डिसिप्लिन रहो और आगे बढ़ते रहो। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया इस चीज़ को। और मैं तो सर एक चीज़ मानता हूँ कि सबसे बड़ा मोटिवेशन आपका सेल्फ मोटिवेशन होते हैं। अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं
तो उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं हो सकती। और आपके लिए मोटिवेशन फैक्टर चाहिए तो आपके पेरेंट्स से बड़ी क्या चीज़ हो सकती है। आपके पेरेंट्स आपके सामने, उनका स्ट्रगल आपके सामने है, तो आप हमेशा चाहोगे कि आपकी अपनी लाइफ, आपके पेरेंट्स की लाइफ अच्छी बने। तो बेटा मैं समझता हूँ उससे बड़ा मोटिवेशन फैक्टर आपके लिए कुछ हो नहीं सकता। और फिलहाल मैं एक चीज़ अभी ऑब्जर्व कर रहा था कि अपने पास अभी जो हम लोग 4 लोग डिस्कशन कर रहे हैं, तो पूरा मैकेनिकल कवर हो जाता है सर। तो डिज़ाइन भी कवर हो रहा है, थर्मल पार्ट भी कवर हो रहा है और प्रोडक्शन वाला पार्ट भी कवर हो रहा है। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि हमारे जो स्टूडेंट्स अभी लाइव हैं, उनको थोड़ी स्ट्रैटेजी, मतलब सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी भी पता चले। तो पहले मैं मारूफ सर आपके पास ही आता हूँ, भला आपसे भला अच्छा कौन बता सकता है डिज़ाइन की स्ट्रैटेजी? तो सर डिज़ाइन के सब्जेक्ट्स की क्या स्ट्रैटेजी रहे सर? अ, सर मुझे लगता है कि मैकेनिक्स और मतलब स्टैटिक्स और डायनामिक्स दोनों ही, भले ही मैकेनिक्स का वेटेज उतना ना हो इसमें गेट में या इंजीनियरिंग सर्विसेज में, लेकिन एक मैकेनिकल इंजीनियर एक ट्रू मैकेनिकल इंजीनियर नहीं बन सकता है अगर उसका मैकेनिक्स का कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। क्योंकि फिर वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स हो या थ्योरी ऑफ मशीन्स के डायनामिक एनालिसिस हो या फिर मशीन डिजाइन के सर्टेन टॉपिक्स हो या फिर इवन प्रोडक्शन हो या फिर इवन फ्लूइड मैकेनिक्स हो, सभी जगह मैकेनिक्स कम से कम ऐसे 60 to 70% टेक्निकल सिलेबस है जहां पर मैकेनिक्स बहुत क्रूशियल रोल भी प्ले करता है। मतलब मैं इस बात को प्राउडली कह सकता हूं कि अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 60-70% टेक्निकल पोर्शन को मैं हमेशा एंजॉय कर पाया, तो उसका कहीं ना कहीं पूरा क्रेडिट इस बात पर जाता है कि मेरे मैकेनिक्स को लेकर जो फंडामेंटल्स हैं बहुत स्ट्रांग रहे। मैंने मेरे सेमेस्टर स्टडीज के समय मैंने पूरी मरियम क्रेग खत्म की, पूरी बियर एंड जॉनसन खत्म की और टिमोशेंको एंड यंग खत्म की, मतलब एक से एक धुरंधर वाली स्टैंडर्ड बिल्कुल। बुक्स। तो डिजाइन में अगर अच्छा होना है तो मैकेनिक्स का बेस स्ट्रांग होना चाहिए और साथ ही साथ डिजाइन पूरा का पूरा एनालिटिकल है, कंसेप्चुअल है। तो एक चीज जो और मतलब इसमें बहुत हेल्प करती है वो है ज्योमेट्री। जिन बच्चों को ज्योमेट्री से डर लगता है उनको मैकेनिक्स, सोम, टोम, एमडी चारों सब्जेक्ट और प्रोडक्शन भी, ये 5 सब्जेक्ट रुलाने वाले हैं और जबरदस्त तरीके से रुलाने वाले हैं। तो ज्योमेट्री से डरो मत, ज्योमेट्री को एंजॉय करना शुरू करो। जो ज्योमेट्री को एंजॉय नहीं करेगा, क्योंकि सर 12th में भी यही होता है, बिल्कुल बच्चे सर। अलजेब्रा एंजॉय करते हैं, बच्चे ट्रिग्नोमेट्री एंजॉय करते हैं, बच्चे कुछ हद तक कैलकुलस भी एंजॉय कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हालत उनकी खराब रहती है और वो कहीं ना कहीं वो फियर फैक्टर मैकेनिक्स से लेकर प्रोडक्शन तक हालत खराब करते रखता है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को एंजॉय करना शुरू करो, उससे डरो मत, डर के आगे बढ़ो, डर के आगे ही जीत है। बिल्कुल। धीरे धीरे, और फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ एक बहुत अच्छी बात है सर, जी सर। फिर सेम हैक्स जो हैं वो रिपीट होते रहते हैं। ओके। मतलब अगर आप ये समझ गए कि 2 लाइंस परपेंडिकुलर हैं और 2 लाइंस और परपेंडिकुलर हैं, तो 1 और 3 के बीच और 2 और 4 के बीच सेम एंगल होगा, तो आपको इंक्लाइन प्लेन से लेकर और प्रोडक्शन के कई सारे टॉपिक्स तक हर जगह हेल्प करेगा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से डरो मत, एंजॉय करो और मैकेनिक्स को स्ट्रांग करो, यही मैसेज है मेरा। थैंक यू सो वेरी मच सर। थैंक यू सर। तो बेटा सर ने जैसा बताया कि अगर आपको डिज़ाइन के सब्जेक्ट्स को एन्जॉय करना है तो थोड़ा आपका मैकेनिक्स की तरफ देखो, ये बिल्कुल सही बात बोली सर आपने। कई बार मैंने बच्चों को देखा है सर कि बच्चे सोचते हैं सर मैकेनिक्स का 2 मार्क्स या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो चलो इसको स्किप कर दो, फटाफट से थ्योरी ऑफ मशीन की तरफ भागते हैं और फिर वहाँ पे उनको बेसिक समझ में नहीं आते तो फिर वो बोलते हैं सर अब तो बहुत डिफ़िकल्ट हो गया, ये तो बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है। तो बेटा सर ने जैसा बिल्कुल सही बोला है, आप एकदम बेसिक सब्जेक्ट पर अगर कमांड कर लोगे तो बाकी के जो डिज़ाइन के सब्जेक्ट्स हैं वो बेटा सिंपल वर्ड्स में बोलूँ आपके लिए हलवा बन जाएँगे, हलवा, केक वॉक हो जाएगा बेटा। चलिए आकाश सर के पास चलते हैं। सर थर्मल से रिलेटेड आप कुछ स्ट्रैटेजी बताना चाहेंगे सर बच्चों को कि थर्मल के सब्जेक्ट पर कैसे कमांड की जाए? थर्मोडायनामिक्स से स्टार्ट करके आप बता दीजिए सर। हाँ, मतलब थैंक यू सर। बट एक्चुअली में ऐसे ये चीज़ मारू सर ने बड़ी सही बोली। अगर आपके फंडामेंटली खराब रहेंगे और आप उनसे जितना भागोगे ना, वो आपके पीछे आते रहते हैं। बिल्कुल। तो कहीं न कहीं टकरा जाएँगे आप। तो सेम चीज़ यहाँ पर है कि जैसे हमारे सब्जेक्ट में पेपर 1 की अगर मैं बात करूँ, इंजीनियरिंग सर्विस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ पेपर 1, तो बेटर रहता है वही डिवीज़न आप कर लो, ज़्यादा अच्छा रहता है। तो आपका थर्मल थर्मल पार्ट जो रहता है, थर्मोडायनामिक्स हो गया, आरएसी हो गया, पावर प्लांट हो गया और आईसी हो गया।
अब लोग क्या करते हैं कि वो मार्क्स देख लेते हैं। कई बार क्या होता है, गेट के मार्क्स ना थर्मोडायनेमिक्स एंड एप्लीकेशन करके आ जाते हैं, उसमें लिखा होता है 14-15 मार्क्स, और उनको लगता है थर्मो से 14-15 आने वाले हैं, लाइफ सेट हो जाएगी, यही कर लेंगे, पर वो गलत होता है। बिल्कुल एक्चुअली में आपका पूरा डिवीजन अगर आप देखोगे तो इनके इन 4 सब्जेक्ट के बीच में घूमता रहता है। लेकिन आप बिल्कुल जैसे आईसी का 2 मार्क्स हो गया, पावर प्लांट में 2 या 3 मार्क्स हो गया, आरएसी में 2 या 3 मार्क्स हो गया, और बाकी बचा वो थर्मो में होता है। तो मेरे ख्याल से ये रहता है कि आपकी थर्मो कब अच्छी होगी, मेरे ख्याल से, मेरे को लगता है ऐसा कि जितना अब आपका एप्लीकेशन अच्छा रहता रहेगा, तो बिल्कुल आप ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अगर आपका आरएसी पावर प्लांट आपका पावर प्लांट और आरएसी और आईसी इंजन, अगर आप इसको कंटिन्यूअसली इसमें मेहनत करते जाते हो, आपका थर्मोडाइज अच्छा होता जाएगा। बिल्कुल फिर थर्मोडाइज दोबारा पढ़ोगे तो और ज्यादा आपको एडवांटेज मिलेंगी, नॉलेज और बढ़ेगी और कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग हो जाएंगे। बिल्कुल तो इट्स लाइक अ प्रोसेस जिसमें आपको रिवीजन और आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग दोनों को पैरेलल चलाना पड़ता है, ताकि आप आगे जाके और बेनिफिट ले पाओ इन सब चीजों के। बिल्कुल सही बोला सर आपने। मतलब मैं भी इस चीज़ से एग्री करता हूँ कि ये जो थर्मो वाला पार्ट है और ये एप्लीकेशन वाला पार्ट है, बहुत ही इंटर रिलेटेड हैं। मतलब कि मतलब अगर आपका थर्मो अच्छा है तो एप्लीकेशन अच्छा हो जाएगा, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो आपका एप्लीकेशन पार्ट अच्छा है तो थर्मो अच्छा हो जाएगा। मतलब कई बार ऐसा होता है कि कुछ कॉन्सेप्ट जो आपको बेसिक्स में समझ में नहीं आए, जब आप एप्लीकेशन में पढ़ने जाते हो वहाँ पर समझ में आते हैं, फिर आप समझते हैं अरे ये इस तरीके से थर्मो में पढ़ाया था सर लोगों ने। तो सर और बिल्कुल सही बोला सर आपने। दोनों साथ में ऐसे बिल्ड हो जाते हैं। हाँ, एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल सही बोला सर आपने। राजीव सर आपके पास आऊँगा सर। मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक बड़ा सब्जेक्ट है और इसके बारे में ना पता है सर बच्चों के बीच में बहुत गलत धारणाएँ, मतलब एक रॉन्ग असम्पशन के साथ चलते हैं। कहीं न कहीं मतलब सर मुझे लगता है कि वो उनके दिमाग में कॉलेज लेवल से बैठ जाता है कि यार मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है, ड्राई सब्जेक्ट है बेसिकली। तो लेकिन मुझे पता है राजीव सर आप बिल्कुल अच्छे से बच्चों को गाइड करने वाले हो इस बारे में। पूरे आज इनके डाउट्स क्लियर हो जाएँगे मैन्युफैक्चरिंग को लेकर सर। तो मैन्युफैक्चरिंग की स्ट्रैटेजी बता दीजिए सर बच्चों को। सर मैन्युफैक्चरिंग एक्चुअली ड्राई सब्जेक्ट नहीं है। हाँ, एग्ज़ैक्टली। The problem is कि people never found like good text of manufacturing in यस, their semester, and they never tried to build the basics of engineering materials before studying manufacturing. एग्ज़ैक्टली। होता क्या है सर, मैन्युफैक्चरिंग में जो भी हम दूसरे टॉपिक्स पढ़ते हैं, चाहे वो मशीनिंग हो, फॉर्मिंग हो, वेल्डिंग हो, कास्टिंग हो, ये किसी ना किसी मटेरियल के ऊपर किया जाता है। बिल्कुल, और स्टूडेंट्स मटेरियल्स के बारे में समझे बिना और मैन्युफैक्चरिंग को पढ़ना चाहते हैं, तो वो टेस्ट उनको मिल नहीं पाता है। बिल्कुल, हम मेटल फॉर्मिंग कर रहे हैं और वो प्लास्टिक रीजन में वो डिफॉर्म हो रहा है, तो उसका बिहेवियर वहां क्या होगा, इसको समझने के लिए बहुत, और कोई भी मैन्युफैक्चरिंग देख लीजिए आप, मशीनिंग देख लीजिए, फॉर्मिंग देख लीजिए, तो हर जगह प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ही करवाते हैं हम। बिल्कुल, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं करवाते हैं, तो हमारा काम जो है वो मतलब इलास्टिक लिमिट के काफी नीचे तक चलता रहता है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में तो स्टार्ट ही उसके बाद होता है, बिल्कुल सर। और उसके बाद समझने के लिए मटेरियल में एटॉमिक लेवल पे क्या होता है, जब हम लोड लगाते हैं उसको समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर। लोग स्ट्रेन हार्डनिंग वगैरह क्या है सेमेस्टर में भी, या फिर मैंने और भी दूसरी जगहों पे जो लोग पढ़ाते भी हैं उनको भी मैंने देखा है, तो मतलब से स्ट्रेन हार्डनिंग को वो रटवा देते हैं, हुँ, पता नहीं कोई बैक स्ट्रेस कहीं से ले आते हैं, ये बिना बताए हुए कि एटम्स मूव करके कहाँ जा रहे हैं और कहाँ फंस रहे हैं। अब बच्चों को रियलाइज ही नहीं होता है। अब बिल्कुल जब सर। तक आप रियलाइज नहीं कर पाएंगे कि एटम्स कैसे मूव करके कहाँ फंस रहे हैं, क्यों उसका स्ट्रेंथ बढ़ जा रहा है मटेरियल का इस वजह से, तब तक तो आप उसके अंदर कोई इक्वेशन रट के और उसको उससे सॉल्व करना चाह रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है, 2-4 क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाते हैं लोगों से, लेकिन वो टेस्ट नहीं मिलता है। बिल्कुल, अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो उसको अगर आपको उसी तरीके से समझना है जिस तरह से आपको लगता है कि थर्मोडायनामिक्स है या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले इंजीनियरिंग मटेरियल्स का बेस स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, राइट। इसके लिए ही जब भी मैं मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करता हूं तो मैं पहले इंजीनियरिंग मटेरियल्स पढ़ाता हूं। बिल्कुल ओके, सर। इट विल टेक टाइम, और फिर बच्चों को लगता है इंजीनियरिंग मटेरियल्स ये तो और बोरिंग है, नहीं, एकदम नहीं है। आज बच्चे फील करने वाले हैं और पुराने बच्चे तो एकदम से फील कर चुके हैं कि लाइक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, क्योंकि हमें पता चलता है जो हमने 12th में केमिस्ट्री पढ़ा है उससे भी बहुत रिलेटेड है, 12th में जो हमने फिजिक्स पढ़ा है उससे भी बहुत रिलेटेड है। तो ये इंटरेस्टेड सब्जेक्ट, हाँ, डिपेंड करता है सर कि आपको समझाने वाला जो व्यक्ति एग्ज़ैक्टली। है
वो किस तरीके से उस सब्जेक्ट को डील बिल्कुल कर रहा है, ये बहुत जरूरी बात है। बिल्कुल ये सर, सब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि अगर आपने इसको ढंग से किसी बच्चे को नहीं समझाया तो उससे उतनी ही नफरत करेगा, मतलब दिल बिल्कुल की आप समझ सकते हो। बिल्कुल लेकिन सर, अगर कोई ढंग से समझाने वाला मिल गया तो फिर उसके लिए यही सबसे ज्यादा लगभग सब्जेक्ट बन जाएगा। दूसरी बात सर, मैन्युफैक्चरिंग को अगर उठा लीजिए तो सबसे ज्यादा वेटेज तो इसी क्वेश्चन का रहता है, इसी सब्जेक्ट का रहता है, बिल्कुल चाहे वो कोई सा एग्जाम हो, बिल्कुल चाहे वो कोई सा एग्जाम हो। मतलब गेट में उठा लीजिए 15% तो मिनिमम, 100 में से बिल्कुल 15 नंबर प्रोडक्शन का आना ही आना है। बिल्कुल किसी भी स्टेट पीएससी के लिए जाइए, इंजीनियरिंग सर्विस के लिए जाइए, इसी तरह का वेटेज मैन्युफैक्चरिंग अपना बनाया रहता है क्योंकि वास्ट सब्जेक्ट भी है। बिल्कुल अब इसमें कुछ सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि मेटल कटिंग ले लीजिए, तो पूरा एनालिटिकल सब्जेक्ट है, लेकिन लोग यही कंफ्यूज रहते हैं कि रेक एंगल होता क्या है। उनको यही नहीं पता है कि बैक रेक एंगल क्या होता है। और सर सबसे बड़ी मतलब समस्या ये है आज की, मतलब अच्छे अच्छे लोग जिन्होंने अच्छा नाम बनाया है पढ़ाने में, वो लोग गलत पढ़ा देते हैं। उनको पता ही नहीं है कि टर्निंग ऐसे हो रहा है और हम्म, इससे ये डायग्राम कहाँ से आता है जिसके ऊपर हम एनालिसिस करते हैं। बिल्कुल हमारी एक प्रोफेसर से डिस्कशन हो रही थी, हम लोग फ्लाइट ट्रैवल कर रहे थे शायद, आई होप पुणे टू हैदराबाद, हाँ 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 and sir had written a very good book actually, how to crack gate in some like few days, and very nice questions are there actually in that book. तो मैंने सर से बोला कि सर ये देखिए आपकी यहाँ पे, जस्ट आई टेक 1 मिनट सर, आई हाँ टेक 1 मिनट। तो एक बात तो बच्चों राजीव सर ने बिल्कुल सही बोली है फिलहाल, कि आप जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो कौन टीचर आपको पढ़ा रहा है उस पर भी काफ़ी हद तक डिपेंड करता है। और मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, आप इस यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो बिल्कुल सही मैं आपको पर्सनल गाइडेंस दूंगा कि राजीव सर आपको बिल्कुल इस सब्जेक्ट से आपको प्यार करवा देंगे। जो एक बोलते हैं ना, सर प्लीज कंटिन्यू सर। Yeah, there was a class actually that I had to reschedule on अच्छा अच्छा अच्छा, first. हाँ 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 That's what I was doing. हाँ हाँ, So हाँ, तो मैं कहा था सर, मतलब रेक एंगल ही लोग नहीं समझ पा रहे हैं, जी तो सर, फिर वो मेटल कटिंग को समझेंगे। जी सर, वेल्डिंग स्टार्ट कर देते हैं, वो आर्क बनता कैसे ये तो समझो यार। जी सर, मतलब बेसिक्स नहीं पढ़ाए जा रहे हैं और फार्मूले रटवा करके और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दिए जा रहे हैं। तो यार क्या मतलब मैन्युफैक्चरिंग में फिर टेस्ट रहा कहाँ? बिल्कुल आपने बच्चों को दिखा दिया एक वीडियो दिखा करके फार्मूला होता है, फार्मूला रट लो और रट के जो है क्वेश्चन सॉल्व कर लो। ऐसे करने से काम नहीं चलेगा मैन्युफैक्चरिंग में। मैन्युफैक्चरिंग अगर सही में पढ़ना है तो पहले आपको इंजीनियरिंग मटेरियल्स का बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करना होगा। जो बंदा इंजीनियरिंग मटेरियल्स नहीं जानता है वो मैन्युफैक्चरिंग ना समझ सकता है ना समझा सकता है। बिल्कुल तरीके। सर, दूसरी बात, फार्मूला रटने से मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है। बिल्कुल 50 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आता है तो 15 में 15 यही सब्जेक्ट है जहां पे स्कोर कर सकते हैं अगर आपके फंडामेंटल्स अच्छे हैं। बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बिल्कुल सर, लेकिन उसके लिए आपके पास फंडामेंटल्स की बहुत जरूरत है और वो फंडामेंटल्स मैं देता हूं आपको। मैं देता हूं आपको इस तरीके से बना के देता हूं कि फिर आपको कहीं और किसी टेक्स्ट को पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। ये काम मैं आपके लिए करता हूं, राइट। बिल्कुल दूसरी बात सर, मैन्युफैक्चरिंग के साथ एक और खास बात है, बहुत ज्यादा मतलब स्कोरिंग तो है बट सिलेबस वास्ट है, इसलिए तो ज्यादा मार्क्स का पूछते भी हैं सर। बिल्कुल ये चैप्टर जो है वो अपने आप में एक सब्जेक्ट है सर। बिल्कुल एक कोई अगर ढंग की किताब अगर आप उठाएं जिसमें पूरा मैन्युफैक्चरिंग लिखा हो तो शायद ही कोई एक किताब है जिसमें ढंग से मैन्युफैक्चरिंग पूरा लिखा हो। एक दो किताब है सर, आप कल्पक जियान को उठा लीजिए तो उन्होंने भी पूरा थियोरेटिकल अप्रोच रखा है, न्यूमेरिकल अप्रोच वहां भी कम दिया गया है। बिल्कुल जहां भी न्यूमेरिकल अप्रोच दिया गया वहां नेट फॉर्मूला दिखाया गया है। तो बच्चों को भरोसा कैसे होगा सर कि कैसे करें। और बिल्कुल अगर हाँ मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर के लिए एक एक बुक है। आप बिल्कुल अगर मेटल कटिंग को उठा लें तो बहुत अच्छी एक हमारे इंडियन राइटर की ही बुक है, अमिताभ भट्टाचार्य सर की, ये प्रिंसिपल्स ऑफ मेटल कटिंग। यस सर, तो अ, बच्चों को सबसे बड़ी दिक्कत प्रोडक्शन खुद से पढ़ने में यहाँ पे होती है कि उनको पता ही नहीं चल पाता है कहाँ से पढ़े। और पूरे वर्ल्ड में, इंडिया की बात नहीं हो रही है, एक कोई अच्छी बुक नहीं जिसको हम पढ़ ले और वो गेट या इंजीनियरिंग सर्विसेज स्पेसिफिक हो, क्योंकि ऐसा किया नहीं जा सकता है बिल्कुल सर, बिकॉज ऑफ दिस वास्ट सिलेबस। इसके लिए पहले आपको ये डिसाइड करना हो कि किस तरीके से क्वेश्चंस पिछले 30-35 सालों में पूछे गए हैं, क्या क्या पार्ट उन्होंने उसको वहां पे रखा है, फिर उस सिलेबस को पूरा
कंसाइज करके और फिर आपको उसको समझना होगा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये काम करके मैं आपके लिए बैठा हुआ हूँ। बस आप आइए, शाम को मिलिए और लेट अस स्टार्ट द जर्नी। यू आर गोइंग टू स्कोर 100% इन दीज टू सब्जेक्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग एंड मटेरियल साइंस। दैट्स माय गारंटी, अगर आप मेरे कहे हिसाब काम करते रहे तो। बिल्कुल। तो बेटा आप लोगों ने सुन लिया, सर ने लाइव अनाउंसमेंट कर दिया है, लाइव अनाउंसमेंट कर दिया। अगर आपको आउट ऑफ आउट चाहिए तो बेटा आज से स्टार्ट हो रहा है बैच, इवॉल्व बैच स्टार्ट हो रहा है गेट 2022 के लिए, एसेंट बैच स्टार्ट हो रहा है गेट 2023 के लिए। सर की क्लास स्टार्ट हो रही है 6 बजे, फटाफट से ज्वाइन करेंगे। इस वीक में आपका एक सब्जेक्ट चलेगा, नेक्स्ट वीक में आपका थ्योरी ऑफ मशीन से स्टार्ट हो रहा है 4th ऑफ जनवरी से, देन 11th ऑफ जनवरी से मैं आपके लिए फ्लूइड मैकेनिक्स लेकर आ रहा हूं। तो फटाफट से ज्वाइन करते जाएंगे। और मैं बच्चों आपको एक चीज बता दूं, अभी आप जो लाइव देख रहे हैं इसके पीछे कितना हार्ड वर्क हुआ है। आई एम वेरी थैंकफुल टू मारुत सर की क्लास थी 9:30 पर, राजीव सर की क्लास थी 9:30 पर 10 o'clock अराउंड। आकाश त्यागी सर को मैंने पर्सनली रिक्वेस्ट किया है कि सर आपके कुछ पर्सनल मीटिंग्स है तो उनको पोस्टपोन कर दीजिए। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल द एडुकेटर्स हु आर प्रेजेंट राइट नाउ। तो बेटा टाइम ओवर हो रहा है, मीटिंग का टाइम ओवर हो रहा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर आपकी कोई पर्सनल क्वेरी है फटाफट से चैट बॉक्स में डाल दीजिए। अगर आप आकाश सर से, राजीव सर से, मारुत सर से कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं तो आप लोगों को रोज मिलता हूं, बट अगर आप तीनों लोगों से कुछ पूछना चाहते हैं तो फटाफट से पूछ लीजिए, ताकि फिर हम लोग मीटिंग एंड करेंगे। कुछ भी आपकी क्वेरी है सर, आप लोगों को भी अगर कोई लगे किसी क्वेश्चन का आंसर करना है तो आप फटाफट से आंसर कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता भी आकाश सर का, लिसन केयरफुली, जो लोग अभी लाइव हैं 11 o'clock आकाश सर का एक सेशन स्टार्ट होने वाला है लेट्स क्रैक गेट ESC चैनल पे, जो मैकेनिकल वाला है, आप वहां पर जाइएगा इसके तुरंत बाद, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस अगर आ रहे हैं तो सर आप लोग आंसर कर सकते हैं एक एक करके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस सर। अभिजीत का क्वेश्चन है, यस सर। जो बैच स्टार्ट हो रहा है उसके फ्रेमवर्क बताइए। बहुत आसान सा फ्रेमवर्क है, आप जाइए, जो ये आप हमारे अनअकैडमी ऐप पे जाएंगे, यहाँ पे आप ये बैच ढूंढिए, अपकमिंग में दिख जाएगा आपको इवॉल्व गेट। वहाँ पूरा शेड्यूल बना हुआ है पहले से ही कि आज क्या क्लास है, कल क्या क्लास है, कब डाउट क्लियरिंग सेशन है, तो आप जाके उस बैच में पूरा शेड्यूल देख सकते हैं। सर दूसरा क्वेश्चन आपके लिए ही है, राघव पूछ रहा है सर, राघव एक बच्चा है सर, प्री रिक्वेस्टीज क्या है आज की क्लास के लिए। राजीव सर आपके लिए क्वेश्चन है। हाँ, देयर इज नो प्री रिक्विसाइट, जस्ट आप एक रफ पेपर और पेन लेके बैठिए। सब्सक्रिप्शन आपके पास ऑब्वियसली होना चाहिए, तभी आप उस क्लास में दीज आर द टू प्री रिक्विसाइट। यस सर। रफ पेपर और पेन लेके बैठना है, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। आप पहली क्लास से आप समझें कि हाँ, इंजीनियरिंग मटेरियल्स मतलब देयर इज समथिंग। पहली क्लास में पहले सेकंड में समझ में आ जाएगा आपको। बिल्कुल सर। मारुत सर की बहुत डिमांड आ रही है सर। मारुत सर आप 2022 के लिए कोर्सेज कब लॉन्च करेंगे सर? अभिषेक ने पूछा है ये। जी सर। अभिषेक और बाकी सभी मेरे मित्र, थैंक यू सो वेरी मच। बेटा बस 2021 को लेकर जो कमिटमेंट्स हैं उनको पूरा कर रहा हूँ और वो पूरा होने ही वाले हैं। और कहीं ना कहीं ये अच्छी बात है कि भाई अभी मैं अगर 2021 के कमिटमेंट्स को पूरा कर रहा हूँ, बिल्कुल, तो जब 2022 के कमिटमेंट्स आएंगे तो उनको भी बहुत अच्छे से पूरा करूंगा। बाकी बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं और आने वाले दिनों में बहुत सारे बैचेस स्टार्ट होते रहेंगे। बिल्कुल, जनवरी से मैं भी इन बैचेस का पार्ट बन जाऊंगा बिल्कुल, और बहुत सारे सब्जेक्ट्स मैं भी इन बैचेस में लेने वाला हूँ, प्लस और भी बैचेस स्टार्ट होंगे। तो मेरा मैसेज बच्चों को यही है कि 2022 और 2023 के लिए चीजें अब स्टार्ट हो रही हैं और ये फुल फ्लेज में आ जाएंगी जनवरी 2-3 वीक तक। बिल्कुल। तो बेटा सर ने बिल्कुल सही बोला, जिनको ज्वाइन करना है कर लीजिए, फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, इस चीज को लेट मत करो, स्टार्ट अर्ली करो, आज से एक बैच स्टार्ट पाए। और देखो आप लोगों को ना एक बहुत गंदा, सर मैं मारुत सर, मैं एक बच्चों की तरफ से मैं डाउट बताता हूँ, जो बच्चे मुझे फोन करके पूछते हैं, सर मान लीजिए मैंने अभी इवॉल्व बैच ज्वाइन कर लिया, फ्यूचर में मुझे किसी और बैच को ज्वाइन करना है, तो क्या मुझे उस बैच को ज्वाइन करने के लिए दोबारा सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा? तो... नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बैच का मतलब होता है कि हम आपको एक सुविधा दे रहे हैं, बिल्कुल, कि आप चाहें तो ये ऐसा पढ़ सकते हैं कि ये एक स्ट्रक्चर है, ये एक शेड्यूल है, इस तरह से पढ़ सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है सर, और मैं इस बात को बहुत फ्रैंकली और ओपनली अप्रिसिएट करता हूँ कि अनअकैडमी के अलावा और किसी प्लेटफॉर्म पर ये अवेलेबल नहीं है। अनअकैडमी के अलावा और किसी प्लेटफॉर्म पर ये चॉइस अवेलेबल नहीं है कि आप स्विच कर सको। बिल्कुल। तो और मैंने ये बिहेवियरल पैटर्न देखा है बच्चों में कि
सब्सक्रिप्शन लेते समय बच्चों को एक बैच रहता है तो उनको आसानी होती है। लेकिन बाद में बहुत सारे बच्चे अपने हिसाब से चॉइसेस देखते हैं, डिसाइड करते हैं, बिल्कुल तो वो चॉइस जो है वो आपको किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं मिल सकती। जैसे एक बिल्कुल। बच्चे ने थोड़ी देर पहले कमेंट में पूछा था जी सर। कि अनअकैडमी किस तरह से डिफरेंट है एम के या ए के कंपैरिजन में। ऑलराइट, मैं नाम नहीं ले सकता बिल्कुल किसी सर, भी बिल्कुल सर, कोचिंग इंस्टीट्यूट का। बिल्कुल सर। तो उसका भी जवाब यही है कि आपके पास वहां पर कोई चॉइसेस नहीं है, आपको कुआं ही समंदर है। यहाँ क्या है कि कम से कम कभी आपको अगर ऐसा लगा कि नहीं आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है, तो आपके पास चॉइसेस हैं। आप अनअकैडमी इटसेल्फ प्रोवाइड्स यू चॉइसेस कि हाँ भाई एक-एक सब्जेक्ट के 2-2 3-3 एजुकेटर्स हैं। बिल्कुल, आप 1-2 क्लासेस ट्राई करके देख सकते हो और आपको लगा कि भाई आपकी फ्रीक्वेंसी इस एजुकेटर के बजाय इस एजुकेटर से ज़्यादा अच्छी मैच हो रही है, तो आप वो फॉलो कर सकते हो। बिल्कुल, तो ये एक बहुत बहुत ही मतलब उम्दा चॉइस उम्दा एडवांटेज है अनअकैडमी का कि आपके पास चॉइस है, चॉइस, आप एम्पावर्ड हो। बिल्कुल। ये फ्रीडम ही सबसे बड़ी चीज है यहाँ पे। यस सर। वही तो बैच के बारे में चिंता ना करें, बैच आप कभी भी कोई भी बैच का पार्ट बन सकते हो, किसी भी फ्यूचर बैच का। मतलब कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे जब जर्नी स्टार्ट करते हैं तो बीच में कभी किसी का कोई हेल्थ इशू आता है, कुछ आता है, तो ऐसा नहीं है कि वो बैच से सब कुछ हो रहा है। आप यू कैन जॉइन एट एनी टाइम एंड आप वो कवर अप आराम से कर सकते हो। मेहनत तो आपकी है, आपको मेहनत करनी है, कवर अप हो जाता है यहाँ पर। बिल्कुल सर। और सर मैं तो यही बोलूँगा बच्चों को सिर्फ आप गेट के ही बैचेस नहीं, जो इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्री के बैचेस लॉन्च होंगे उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। फ्यूचर में कोई पीएसयू का बैच आ रहा है आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप बेटा एक चीज़ ध्यान में रखना, आप जब सब्सक्रिप्शन लेते हो तो एक ड्यूरेशन का लेते हो। उस ड्यूरेशन में जो भी इवेंट्स लॉन्च होंगे, जो भी बैचेस लॉन्च होंगे, आप सबका हिस्सा बन सकते हैं। आप अपनी नीड के अनुसार देख लीजिए। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर क्लैरिटी के साथ कि जितने भी टीचर यहाँ पर हैं सब लोग अपने-अपने सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं। हो सकता है एक-एक करके पढ़ाएँगे। देखो बेटा क अभी आप ऑफलाइन कोचिंग में भी आते हैं तो आपने देखा होगा कि सारे सब्जेक्ट एक साथ तो कोई नहीं पढ़ाता है। तो जो मारुत सर के सब्जेक्ट हैं, राजीव सर के सब्जेक्ट हैं, आकाश सर के सब्जेक्ट हैं, बिल्कुल सब लोग एक-एक करके पढ़ाने वाले हैं। आप उसकी चिंता मत करो। ठीक है? तो सर मेरे ख्याल से सेशन एंड करते हैं बिकॉज़ आकाश सर को थोड़ा लेट हो रहा होगा। 10:50 हो गया है। हाँ अ, सर, मेरी भी 11:30 से क्लास है, तो बस ओह! मैं ओके, नाश्ता ओके। करूँगा और फिर सो क्लास। एक लास्ट लाइन सर आप लोग एक-एक लाइन अगर बच्चों को कुछ गुरु ज्ञान ब्रह्मास्त्र जो भी बोलना चाहें, एक लास्ट लाइन हो जाए सर, एक-एक लाइन। क्योंकि सर ऐसा कॉम्बिनेशन बहुत रेयरली मिलता है एंड आई डोंट वांट टू मिस कि जो अभी लाइव है वो कुछ भी मिस करें, तो एक-एक लाइन फटाफट से हो जाए सर। मारुत सर आप ही स्टार्ट कर दीजिए। मैं तो जैसा पिछली बार भी मैंने मैकेनिकल आर्मी में भी बोला था जी सर। कि मेरी जो पोएम है स्टार्ट करने को लेकर, अभी तो ये शुरुआत है सफर की, उड़ानें अभी और भी बाकी हैं। जिस जंग को कभी दूर से देखा करते थे, आज उसे लड़ने खुद मैदान में उतरे हैं। तरकश के 2-4 तीर ही छूटे हैं अभी, निशाने अभी और भी बाकी हैं। तो शुरुआत करो और शुरुआत करके पर्टिकुलरली ये मैसेज मेरा 2023 के स्टूडेंट्स अगर कोई बिल्कुल देख रहे सर। हैं, तो उनको है कि बेटा अभी से स्टार्ट करो, धीरे-धीरे, 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 धीरे-धीरे बिल्डअप करो। आपने फसल को पकते हुए देखा होगा, आपने पेड़ों को बड़ा होते हुए देखा होगा। प्रकृति कोई भी काम ऑल ऑफ सडन नहीं करता है कि आपने रात में बीज को मिट्टी में डाला और सुबह उठे तो आपको इतना बड़ा सा पेड़ दिख गया। प्रकृति टेक्स टाइम, नेचर टेक्स टाइम, बट इफ यू कीप ग्रोइंग एन इंच एवरी सिंगल डे, अगर हर दिन आप 1 mm भी बढ़ते रहे ना, तो 2 साल के बाद जो एक्यूमुलेटेड एफर्ट्स होंगे, वो आप इमेजिन नहीं कर पाओगे कि आपने क्या करके दिखाया है। सो जस्ट कीप ग्रोइंग एन इंच एवरी सिंगल डे। हर दिन एक छोटा-छोटा एफर्ट करते रहो, कोई भी दिन पूरी तरह से ब्लैंक मत जाने दो। थैंक यू गाइस, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच सर, बिल्कुल सही बोला सर ने। और मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि 2023 के जो एस्पिरेंट्स हैं उनको लग रहा होगा कि हमारे पास 2 साल हैं, वी आर हैविंग 2 ईयर्स। मैं बोल रहा हूँ आपके पास सिर्फ 2 साल हैं एंड एवरी डे काउंट्स। सर आकाश सर एक फाइनल लाइन आपसे हो जाए सर। मैं भी अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। जी जैसे सर। मैं भी ट्रैकिंग से आया हूँ, जी तो सर। ट्रैकिंग बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए अभी तो, जो मैं पहली बार करने गया था। बहुत लंबा ट्रैक था। लेकिन एक चीज़ था कि सब लोग ये कहते हैं कि बस बैठना मत, कहीं रुकना मत, थोड़ा-थोड़ा चलते जाना और चलते यू विल रीच द फाइनल पॉइंट। जी और सर। ऐसा ही हुआ, आप समिट पे पहुँच गए, बहुत थोड़ा-थोड़ा करते हुए। लेकिन बस एक ही चीज़ है सबसे इम्पोर्टेंट कि वो गिव अप नहीं करना है। तो गिव अप नहीं करना है, वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है।
कई बार हमारा ग्राफ बहुत ऊपर जाएगा, बहुत तेजी से बढ़ेंगे, बहुत अच्छा मजा आने लग जाएगा, फिर एक टाइम आएगा जब सैचुरेशन आएगा, बस वही टाइम आपको निकालना है और आप पक्का कहीं ना कहीं रिजल्ट पे फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पे आप पहुंच जाओगे। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। राजीव सर, एक लाइन आपसे हो जाए फिर सेशन एंड करते हैं सर। त्यागी सर की ही बात आगे बढ़ाना चाहता हूँ। लाइक अगर हमें किसी एक पहाड़ के चोटी पे पहुंचना है, वो हमारा गोल है, और हम अगर पहाड़ पे चढ़ रहे हैं तो फिसलेंगे, गिरेंगे, चोट लगेगी, दर्द होगा। वहीं पे कहीं एक समतल जगह मिला, प्लेन मिला, एक वहां पे हम बैठ गए, बहुत अच्छा पानी भी गिर रहा था, झरना था और फल वल के पौधे वगैरह सारे कुछ थे। हमने एक झोपड़ी बना के रहने लगे, कोई समस्या नहीं आएगी, मजे में जिंदगी कटेगी। वाह क्या सीनरी है, नो पॉल्यूशन। लेकिन एक बात भूलना नहीं है, जिंदगी अगर मजे में कट रही है, आप क्योंकि वहां पे रुक गए हैं, आप अब उस चोटी की तरफ चढ़ना भूल चुके हैं। चढ़ेंगे तो दर्द होगा, चढ़ेंगे तो चोट लगेगी, फिसलेंगे, गिरेंगे, हाथ पैर भी टूट सकता है। मतलब जीवन में अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, आपको गेट क्रैक करना है, आप गेट क्रैक करने के जैसे ही आगे बढ़ेंगे, समस्याएं आएंगी। समस्याएं अगर आ रही है, इसको दूसरे तरीके से सोचो, मतलब तुम आगे बढ़ रहे हो बिल्कुल अपने गोल की तरफ। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना है। लोग टूटने लगते हैं कि यार ये तो समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया क्योंकि तुम समझना चाहे, बिल्कुल तुम बैठ जाओगे, छोड़ दोगे, हो गया, तुम अच्छा महसूस करोगे, इसका मतलब तुम आगे नहीं बढ़ रहे हो। प्रॉब्लम्स आएंगी, जीवन में समस्याएं आएंगी, इसका मतलब पॉजिटिवली सोचो, तुम आगे बढ़ रहे हो। ऑल द बेस्ट डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच सर। मैं राजीव सर की बात को ही आगे बढ़ाना चाहूंगा। बेटा, आपने ईसीजी का पैटर्न देखा होगा, जब लाइन फ्लैट हो जाती है तो उसका सिर्फ एक ही मतलब होता है, आप समझ गए मैं क्या बोलना रहा हूँ। लाइफ में ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आएगा और वो एक नेचुरल चीज है, उसको चलने दो। कभी ऊपर रहेंगे, कभी नीचे रहेंगे, लेकिन कभी स्ट्रेट नहीं होना, ठीक है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू, मारुत सर, राजीव सर, आकाश सर, थैंक यू सो मच। आप लोग आए, ज्वाइन किया, बच्चों को इतनी सारी चीजें आप लोगों ने बताई, थैंक यू सो मच। सो आई एम क्लोजिंग द मीटिंग, साइनिंग आउट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू।